हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड यूनियंस और ये बहुत सारी वीडियोस होने वाली हैं एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसको डिफरेंट टॉपिक्स में डिसाइड किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। आज जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन में कि ट्रेड यूनियंस होते क्या हैं, इनके की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अगर कोई यूनियन बनाया जाता है कैसा बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई क्यों बनाए जाते हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉय को एक ट्रेड यूनियन ज्वाइन क्यों करना चाहिए। यस, तो अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है। किसकी होती है? वर्कर्स की हो सकती है या फिर एम्प्लॉयर्स की हो सकते हैं। ये याद रखना, हम लोग मूवीज में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो मन में रहता है कि ये तो एम्प्लॉयर की नहीं होती, एम्प्लॉयज की होती है, बट नहीं। अगर हम उसकी बात करेंगे, डेफिनेशन में जाकर देखेंगे, तो इट कैन बी एम्प्लॉयर, इट कैन बी एम्प्लॉय। ठीक है। सो दे आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर। ना काम क्या होता है कि जो भी लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। So serving a crucial mechanism for balancing and improving relation between the employer and employees। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में एक मध्यस्थता कराई जा सके, इसके अंदर बीच में एक रेजोल्यूशन दिखाई जा सके, या हमें बैलेंस स्थापित किया जा सके। सो अगेन, इसकी जो हम बात करें, इट इज़ अ वॉलंटरी मेंबरशिप, तो ये कंपल्सरी नहीं होती है, नॉर्मल लोग कर लेते हैं, लेकिन ये आप फ्री होते हैं, जब तक चाहो ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है एक बार ज्वाइन कर ली छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ये पूरी की तरह पूरी पूरी तरह से वॉलंटरी होती है, मतलब वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ज्वाइन फ्रीली टू कलेक्टिवली एड्रेस वर्क प्लेस इशूज एंड एडवोकेट देयर राइट। सबसे वाली बात है, कलेक्टिव एक्शन में काम किया जाता है, सो यूनियन एम्पावर्स मेंबर टू एक्ट टुगेदर, गिव देम अ स्ट्रॉन्गर वॉइस देन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सिंपल से हमारा समस्या है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको लगता है कि ओवर टाइम के बाद पेमेंट नहीं मिल रही है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, आप अकेले जाएंगे तो शायद आपकी बात कोई ना सुने, लेकिन अगर पूरा स्टाफ जाएगा तो सुननी पड़ेगी। तो क्या होता है, ये कलेक्टिव एक्शन से काम करता है, सारे लोग मिलकर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। ये क्या करता है, ये अगेन प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, किसी के फोकस ऑन द सेफगार्डिंग एंड एडवांसिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबिंग ऑफ देयर मेंबर, कि भाई जो भी हैं उनके पैसे प्रॉब्लम उनकी तो नहीं आ रही है, उनको कोई ऐसा तो नहीं है पैसे कम दिए जा रहे हैं, या फिर पेनल्टी लग रही है, या फिर उनको जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बदले पैसे कम मिल रहे हैं। इस चीज़ों की बात देखिए, और सोशल वेलबींग, कि ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी में ही अलग किया जा रहा है, कुछ भी करा जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होती है उनके, उन सबको डिस्कस करती है ये ट्रेड यूनियंस, और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। अगर हम बात करते हैं आईएलओ के जो है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अ ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेबलाइज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग और इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर थ्रू कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए हिस्टोरिकल तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी दूसरी तीसरी मतलब जो वीडियो है ट्रेड यूनियन की, पहली वीडियो है, फिर दूसरी आएगी, तीसरी वीडियो में लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हल्का सा दो मैं बता देता हूँ, सो दैट कि वहाँ पर हम आसानी हो। देखिए, सबसे पहले बात की जाती है 1890 में, इसको बोलते हैं बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, इसका नाम याद रख लीजिए। ये पहली एसोसिएशन है इंडिया की, राइट। तो बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली कौन सी एसोसिएशन, कौन सी ट्रेड यूनियन है, तो इट इज बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ये किसने करी थी? सो एन.एम. लोखंडे जी ने, तो आप इनको नाम याद रख लीजिए, नारायण मेघाजी लोखंडे इन बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे में की गई थी, लोखंडे जो नॉर्मली संडे में नॉर्मली बॉम्बे में देखने को मिलता है, तो बॉम्बे कैसे याद रखेंगे, आज इसको मुंबई बुलाते हैं। दिस वाज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन, तो ये इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन थी। फिर क्या होता है, 1980 में मद्रास में, मद्रास से लेबर यूनियन बनाई जाती है, और ये बीबी वादिया वादिया होते हैं। ये मद्रास में है, ठीक है, जो इसको हम चेन्नई बुलाते हैं। इट बिकम द इंडियाज फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, और ये भारत की पहली रजिस्टर्ड है, इसमें याद रखिए, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये पहली यूनियन है, और अगर हम बात करें रजिस्टर्ड यूनियन, तो ये है कि मद्रास लेबर यूनियन। फिर आती है 1920s के अंदर बनाया जाए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये आप याद रखेंगे। इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो लाला हरदत्त राय जी थे। सो लालू राय जी ने, एलआर जी ने इनको फॉर्म किया था, और बिकम द इंडियाज फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। क्लियर है? इन तीनों को आप याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। दे कैन गिव यू लाइक, एंड दे कैन आस्क यू कि आप ना क्रोनोलॉजिकली इनको आप डिसाइड कीजिए, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रेड यूनियंस आने क्यों स्टार्ट हुए। देखिए, वैसे तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका बाय प्रोडक्ट बोला जाता है ट्रेड यूनियंस, ठीक है। वहां से ही ये मैकेनाइजेशन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और जो वर्कर्स है, इस तरह से रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन मेजोरिटी बात की जाती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये हुआ था 1917 में, और यहाँ पर यही चीज थी कि जो दो सोसाइटीज हुआ करती उस टाइम पर, हर जगह की ऐसी बात थी, लेकिन रशिया की हम एग्जाम्पल से लेते हैं कि वहाँ रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पर क्या था कि एक ऐसी क्लास थी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पैसे अच्छे खासे, और एक दूसरे क्या थे, वर्कर्स थे, जो बहुत ही मिनिमम वेजेस में काम करते थे। तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट जो फिलोसफी थी, उसको अडोप्ट किया गया, और देखा गया कि भाई इनके रिलेशन कभी भी साथ में अच्छे नहीं बन सकते हैं, हमेशा एक्सप्लोर करेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसी चक्कर में एक हुआ इन रशियन रेवोल्यूशन।
ठीक है. So the emergence of trade union moved back through the industrial revolution, reflecting a response to the changing workplace dynamic and the urgent need to protect labor foresight. ठीक है. एक और ट्रेड यूनियन emerges the organized group of the workers for specific goal existing to help workers collectively improving their economic and social condition, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं भाई इनके. पहला क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स. मतलब क्या है, एक ग्रुप बनेगा ये. ठीक है. कोई ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक ग्रुप होता है. सो ग्रुप फॉर्म बाय वर्कर्स और एम्प्लॉयज हु कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन कंसर्न. भाई सब लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं. ठीक है. अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें कॉमन कंसर्न है. आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम हो क्यों ग्रुप बनाएगा, और राइट. तो नहीं, जो कॉमन कंसर्न होते हैं उसके लिए ग्रुप बनाया जाता है, और जो उनके वर्क प्लेस के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वॉलंटरी होता है. सो जॉइनिंग अ ट्रेड यूनियन इज कंप्लीटली वॉलंटरी. कोई फोर्स कर रहा है अलग पॉइंट है, लेकिन आपको पूरा वो रहता है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें या ना करना चाहें, पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहता है. इट इज वॉलंटरी नेचर. एम्प्लॉयज हैव द फ्रीडम टू चूज मेंबरशिप विदाउट एनी कंपल्सन. वो जो चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, जो चाहे वो कोई सा अपनी यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं. और ये कंटिन्यूएशन एसोसिएशन होता है. ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आई, आपने ग्रुप बना लिया और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ये क्या होता है, कंटिन्यूअस एसोसिएशन होता है. तो ये क्या, क्योंकि जो आपके राइट्स हैं आज तो ठीक है, हो सकता है आज ठीक हो गए, कल फिर से वर्ल्ड होना स्टार्ट हो जाए, कल पैसे कम मिलना स्टार्ट हो जाए, या फिर लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाए. तो ये क्या होती है, कंटिन्यूअस एसोसिएशन होता है. सो ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग सपोर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर मेंबर थ्रू देयर कैरियर्स. क्लियर रहेगा, चीज़ें समझने फोकस करो, और ज़्यादा कुछ और नहीं है. हम बात करते हैं कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी गोल्स क्या है. इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन ऑफ और मेंबर्स. भाई जो ग्रुप बनाया गया, उनके मेंबर्स हैं, उनकी कंडीशन अच्छी हो. वर्किंग ऐसा तो नहीं है उनके ऑफिस में अच्छा काम नहीं हो रहा है या फिर पैसे कम मिल रहे हैं. अगेन वो कोई सारी चीज़ आप समझ सकते हैं, उसको बार बताने की जरूरत मुझे नहीं है. उनके इकोनॉमिक राइट्स, पैसे रिलेटेड हो गए, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल इंटरेस्ट जो है उनको रखा जा सके, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखा जा सके, या उनके ऊपर एक राइट प्रोटेक्ट किया जा सके. स्टेबलाइजिंग हार्मोनियस एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. अगेन दोनों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बस इसका मतलब ये नहीं साथ में नहीं रह सकते हैं, राइट. तो ये यदि क्रिएटिव प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग और प्लेटफॉर्म करता है. अब एक आदमी से जाकर तो बात नहीं करेगा ना वो. अगर मान लीजिए मैनेजर है, उस हर एक थोड़ा ना वर्कर से बात करेगा. वो कहता है भाई जो प्रॉब्लम मुझे बता दो, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, उससे बैठ के बात कर लेता हूँ मैं, जितनी हो सकती है कंपनसेशन करके मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा. ये चीज होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो इनके क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा. रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हॉस्पिटैलिटी वर्कर यूनियन क्या है. सो हॉस्पिटैलिटी वर्कर यूनियन है, जो सपोज करें मुंबई में है. वहाँ पर होटल है और रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज में काम करते हैं, शेफ हो गए, सर्वर्स हो गए, और जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, साफ सफाई करने वाला. सो द यूनियन डेमोन्स्ट्रेट हाउ वर्कर वॉलंटियर जॉइन टू कलेक्टिवली एड्रेस वर्कप्लेस चैलेंजेस. तो ये दिखाता है कि भाई सब लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं, एक अपना यूनियन बना लेते हैं. कोई प्रॉब्लम होती है, उस यूनियन जाकर इनके रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टली जाकर बात कर लेगा. सो द यूनियन कंटिन्यूअसली प्रेजेंस एंश्योर ऑनगोइंग सपोर्ट विल एडवोकेट टू द फेयर वेजेस, कि भाई पैसे सही से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं. रीजनेबल आवर्स, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा काम कराया जा रहा हो, एक लिमिट के बाद ज़्यादा काम कराया जा रहा है. एंड इंप्रूव वर्किंग कंडीशन थ्रू द मैनेजमेंट नेगोशिएशन. ठीक है, कि भाई वहाँ पर एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, साफ सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, आने जाने की प्रॉब्लम तो नहीं है. ये होता है. अगर आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो कोर ऑब्जेक्टिव है, तो अगेन वही है, एंश्योरिंग वर्कर्स राइट, कि जो वर्कर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको एंश्योर किया जा सके. सिक्योरिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड अगेन मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन. मतलब क्या है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि जो देखिए, ये एक कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैनेजर ही डिसीजन ले रहे हैं, बड़े हाई पोस्ट पे बैठे ही डिसाइड कर रहे हैं. तो कितना अच्छा होगा कि जब भी कुछ डिसीजन लेना होगा, तो जो वर्कर्स उनको बुलाया जाए, उनसे बात रखी जाए कि हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं. तो अगर ये बात होती है, उसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, की पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये चीज आती है. सो फैसिलिटेटिंग वर्कर पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस थ्रू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हु नेगोशिएट ऑन पे एंड वर्क कंडीशंस. इससे एक बेनिफिट ये भी लगता है कि जो वर्कर्स को लगता है कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर रिसीविंग एंड में नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं काम भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लगता है कि मैं डिसीजन भी ले पा रहा हूँ. तो कहीं ना कहीं और बेटर तरीके से वो अलाइन होता है. फिर हम बात करते हैं वर्कर्स एंड फैमिली वेलफेयर. तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स हैं उन्हीं तक सीमित है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, या फिर उनके कोई भी हो सकता है मेंबर्स होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके इंटरेस्ट, उनके जो मेडिकल इंश्योरेंस है, इन सबकी वो करता है. सो द ट्रेड यूनियंस एक्सटेंड बियॉन्ड वर्कप्लेस इश्यूज टू एंगेज इन वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ बोथ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज. दे एंश्योर एम्प्लॉयर्स फुल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी वेलफेयर एमिनिटीज. एग्जाम्पल इंक्लूडेड एडवोकेटिंग फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर बेनिफिट हो सकते हैं. भाई हेल्थ केयर ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी दवाई भी सर जो है ये यूनियन में हेल्प करता है. चाइल्ड केयर फैसिलिटीज होती हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सपोर्ट सिस्टम, देन इनहेंस ओवरऑल वेल. अब आता है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट. भाई सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों अच्छा काम करेंगे, कंपनी डेवलप होंगी, फैक्ट्रीज अच्छी खासी बनेंगी. इससे क्या होगा कि जो हमारा एज ए इंडिया या फिर कोई भी कंट्री है, उसका डेवलपमेंट देखने को मिलती है. सो फॉलोइंग रिकमेंडेशन, और ये रिकमेंडेशन दी थी फर्स्ट नेशनल कमीशन ने, ये मैं वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा. सो ऑन लेबर ट्रेड एंड कंट्रीब्यूट नेशनल डेवलपमेंट बियॉन्ड
बियॉन्ड कैंपेनिंग वर्कर्स कॉज, राइट। सो ये चीज़ है, अलग अल्टीमेट गोल तो यही है ना अपने उसका। अब हम बात करते हैं कि भाई जो ट्रेड यूनियन जॉइन क्यों करे, कोई वर्कर जो है वो ट्रेड यूनियन जॉइन क्यों करता है। देखिए पहले तो आती ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। सबसे पहली बात, अकेला जाएगा वो, सब बात भी ना करे, कोई समझे ना उसके बाद। लेकिन जब सब लोगों में बात करते हैं, कुछ बात रखा जाता है, तो मैनेजमेंट भी सुनता है उसको, तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। इनर सिक्योरिटी, उसको फील होता है कि भाई मुझसे कुछ गलत हो गया, तो मेरे साथ ये यूनियन खड़ा हुआ है, तो मुझे कोई क्या बोलेंगे उसको कि अनरीजनेबल कुछ मेरे साथ नहीं हो सकता है। और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट डायरेक्टली अगर बात करते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है। सो यूनियन एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन एम्प्लॉय डिस्कशन, सिक्योरिंग फेयर कंपनसेशन, तो कंपनसेशन देगा उस चीज के लिए, कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसीन अनफोर्सिड कंटीजेंसीज। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्कॉलर एंड यंग्स मॉडल आता है। तो ये क्या था कि स्कॉलर्स एंड यंग यंगहुड जो नाम है, इनको नाम याद रख लीजिए अगर रख सकते हैं तो। उन्होंने प्रपोज किया था कि उन्होंने बोला था कोई वर्कर्स क्यों ज्वाइन करता है, उसके तीन कंडीशन, तीन रीजंस होते हैं। पहला होता है कि एम्प्लॉय जस्टिफिकेशन, दूसरा होता है लैक ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, एंड थर्ड होता है यूनियन इंस्ट्रूमेंटेलिटी। मतलब क्या है, इसको अलग अलग समझते हैं। देखिए एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हमको जॉई ऑफिस ज्वाइन करते हैं या कोई भी ना काम एक ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर लिखा होता है कि कितनी वेजेस रहेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, कितने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और लीगली बाइंडिंग होता है। भाई सबसे वाली बात है, इतने घंटे काम करो मैं इतना पेमेंट करूंगा, अगर नहीं करो पेनल्टी लगेगी, कुछ भी चीज़ होगी, अगर मुझे आपको निकालना होगा तो मैं आपको एक महीने पहले बताऊंगा। ये सब चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इसमें क्या होता है, अनस्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन होती है। लाइक ये होगा भाई अगर जितने रीजनेबल घंटे उतने ही काम कराया जाएगा, कंडीशन अच्छी रखी जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी मुझे, वहाँ वहाँ डर का अनुभव तो नहीं होगा, ठीक है। वहाँ मुझे ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है इस चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है कि जो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि भाई आज मेरे कॉन्ट्रैक्ट डेज ठीक है, ये तो मिल रहे हैं मुझे, बट व्हाट अबाउट साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको डर की वजह से भी, जो उसका डर होता है, इसलिए भी वर्कर्स जो है करते हैं। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिमरन का, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा कि एनओसी बताई जाती है। तो मैंने एग्जांपल डाल दी है। फिर आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पावरलेसनेस, दूसरा क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, बोलता है एसेंशियलिटी, एक होता है एक्सक्लूसिविटी। ये दोनों वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पावरलेसनेस ओकर व्हेन एम्प्लॉइज हैव लो एसेंशियलिटी, मतलब एसेंशियलिटी का मतलब होता है कितनी एसेंशियल है, कि भाई जो आप काम कर रहे हो उसकी कितनी जरूरत है। मतलब सोच कर देखो, एक ऑफिस है और एक ऑफिस में आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप अच्छा कर पाते हैं, मतलब बिल्कुल इतना जरूरी काम है वो। लाइक मार्केटिंग है, आप कितने प्रोडक्ट बना लीजिए, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता, हम उसको बोलेंगे एसेंशियलिटी। सो जॉब इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कि भाई जो आप काम कर रहे हो वो उस कंपनी के लिए, उस फैक्ट्री के लिए, उस ऑक्यूपेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, दैट्स कॉल्ड द एसेंशियलिटी। दूसरा होता है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी मतलब ये होता है कि भाई ये काम आपकी जगह और कौन कर सकता है। अगर हाई एक्सक्लूसिविटी होगी इसका मतलब क्या है कि आप ही काम कर रहे हो, वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी इसके अंदर। अब सोच कर देखो, आप उसमें काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है। तो अगर आपको 20,000 मिलता है, लेट से आप नॉर्मल काम करते हो, आपको इतना कुछ खास काम नहीं है आपका, तो कल कोई भी आदमी मिलेगा उसको चेंज कर देगा वो। लेकिन सोच कर देखो, अगर मान लीजिए आप ऐसा काम करते हैं कि आप ही इतने से परफेक्ट काम करते हो, तो अगर कल कोई सस्ते करने वाले को काम मिलेगा तब भी उसको हायर नहीं करेंगे। दैट्स कॉल्ड द एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। सो डिफिकल्ट टू रिप्लेस, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे राम किसी ऑफिस में काम करता है इन अ पोजीशन विद अ लो एसेंशियलिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, मतलब क्या है, उसका जो रोल है ना क्रिटिकल नहीं है, एंड ही इज इजीली रिप्लेसेबल, ठीक है भाई आज कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं साफ सफाई का। अब कोई नॉर्मल साफ-सफाई कर रहा है भाई, ठीक है, वो भी इतना नहीं कर सकता कि मैं चला जाऊँगा तो बंद हो जाएगी कंपनी। भाई तू चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है, लो सेंसिटिविटी है एंड लो एक्सक्लूसिविटी है। सो व्हेन फेसिंग वर्कप्लेस डिसअफेक्शन, फी ही फील्स पावरलेस टू क्रिएट चेंज इंडिविजुअली, मेकिंग यूनियन मेंबरशिप अट्रैक्टिव। अब उसको लगता है कि भाई मेरे कुछ खास काम भी नहीं कर रहा हो, कल मान लीजिए मुझे निकाल दें तो कौन मेरा ध्यान रखेगा? तो ट्रेड यूनियन जॉइन करता है, ठीक है। फिर आता है यूनियन इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए हम कोई भी काम करते हैं उसको सोच समझ के करते हैं, मतलब सिंपल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्यों वीडियो देख रहे हैं? आपको ये लग रहा होगा कि यार कुछ बेनिफिट हो सकता है मुझे। आपने देखा होगा कि ठीक है मेरा डेटा खर्च होगा, मेरा टाइम खर्च होगा, उसके बदले कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। ये सिंपल समझ लीजिए। आप ऐसी वीडियो क्यों नहीं देखते हैं जो लगता है कि यार कौन देखेगा वो, या वीडियो अच्छी नहीं लग रही है ना, तो हमेशा कोस्ट एनालिसिस देखते हैं। आप कभी भी कुछ मान लीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि आपको 1 लाख की जॉब मिलने वाली है, बट 1 लाख की जॉब कहाँ मिलेगी आपको, लेट्स से कि अंटार्कटिका में जाकर मिलेगी। तो आप कोस्ट देखते हैं, वहाँ जाने का, आने का, रुकने का पैसे मिल रहे हैं, राइट? तो हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, हम उसको कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका जो लेने का फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान कितना हो सकता है। तो कोई भी जो वर्कर होता है, वो तब जॉइन करता है, वो देखता है कि जब मेंबरशिप में जुड़ लूँगा इस यूनियन की, इसका मेरा नुकसान क्या होगा, लाइक टाइम देना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, हो सकता है मेंबरशिप वो भी काम करना पड़ेगा, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। अगर जो उसके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं, तो वो जॉइन कर लेता है। दैट्स कॉल्ड द यूनियन इंस्ट्रूमेंटैलिटी।
सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब वर्कर्स इवेल्युएट वेदर यूनियन मेंबरशिप बेनिफिट आउटवेट एसोसिएशन कॉस्ट, कंपेयरिंग पोटेंशियल इंप्रूवमेंट अगेंस्ट मेंबरशिप फीस। सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है। परसीव इफेक्टिवनेस देखते हैं तो असेसमेंट ऑफ द यूनियन सक्सेस इन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम सच एज इम्प्रूव्ड वेज एंड वर्कर कंडीशन सिमिलर इंडस्ट्रीज। तो दिस इज द 3 रीजन जो आपको दिए थे स्कॉलर्स एंड यंगस्टूडेंट ने, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, और हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ द डिफरेंट ट्रेड यूनियंस की कितने तरह के होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं, और अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय बाय।